हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री फाउंडेशन क्लासेज में। जब हमारा इरिगेशन का पार्ट चल रहा था, हमारे सिंचाई का जो मैं पार्ट फर्स्ट करवाया था, उसमें उसी से रिलेटेड हमारा जो पार्ट सेकंड चल रहा है वो आएगा इसमें। आज मैं पार्ट सेकंड कराऊंगा इसमें। तो पार्ट सेकंड इसका रहेगा अपने सिंचाई से संबंधित है अपना। तो इसमें जो फसलों की जलमांग चलेगा, इसमें फसलों की जलमांग में हमारा जलमांग से रिलेटेड कुछ बातें हैं इसमें। तो आप देख लीजिए, जलमांग होती क्या है। जलमांग होती है वाष्पोत्सर्जन प्लस वाष्पीकरण प्लस सिंचाई जल की हानि और विशेष प्रक्रिया में प्रयुक्त जल, ये सब हमारी जलमांग से रिलेटेड है। जो ये इसके आगे आता है सिंचाई जल की आवश्यकता। जो सिंचाई जल की आवश्यकता होती है वो क्या होती है इसमें, जलमांग माइनस प्रभावी वर्षा और मृदा में संग्रहित नमी। जलमांग माइनस प्रभावी वर्षा माइनस इसमें मृदा में संग्रहित नमी, ये अपने सिंचाई जल की आवश्यकता उसके अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं अपने इम्पोर्टेंट जो विभिन्न फसलों की जलमांगे है, वो विभिन्न फसलों में जलमांग रहती है। वो रहती है फर्स्ट आएगा अपने फसल, उसमें जलमांग रहेगी वो हमारे मिलीमीटर में रहेगी, एमएम में रहेगी। तो चावल में जो जलमांग रहती है वो रहती है हमारे 900 से 2500 तक हमारे इसमें जलमांग रहती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है इसमें। चावल की और गेहूं की जो जलमांग रहती है वो हमारी इंपॉर्टेंट रहती है इसमें। गेहूं की रहती है 450 से 450। गेहूं की जो जलमांग रहती है 450 से 450 रहती है इसमें। आगे आता है अपने ज्वार। जो ज्वार में रहता है, ज्वार में अपने रहती है वो रहती है 450 से 450। गेहूं और ज्वार में इक्वल रहती है, सेम रहती है। मक्का में रहती है हमारे 500 से 800। मक्का में जो रहती है वो रहती है हमारे 500 से 800। और जो गन्ना में रहती है हमारी इसमें 1500 से 2500। ये भी हमारी इंपॉर्टेंट रहती है गन्ने वाली। गन्ने में जो जलमांग रहती है वो रहती है हमारे 1500 से 2500। और मूंगफली आती है, मूंगफली में हमारी रहती है 500 से 700 mm। और कपास की रहती है 700 से 1300। इसमें ये भी इंपॉर्टेंट रहती है, कपास में 700 से 1300 रहती है। और सोयाबीन में रहती है 450 से 700। सोयाबीन में रहती है 450 से 700। इसके आगे आती है अपनी तंबाकू में रहती है अपने 400 से 600। और टमाटर में रहती है अपने 600 से 800। तंबाकू में रहती है 400 से 600, टमाटर में रहती है 600 से 800। और आलू में रहती है वो 500 से 700। और प्याज में रहती है अपने वो रहती है 350 से 550 तक। और जो मिर्च में रहती है वो 500। और जो सूरजमुखी में रहती है अपने जलमांग वो रहती है अपने इसमें 350 से 500 तक सूरजमुखी में जलमांग रहती है अपने। और अरंडी में रहती है वो रहती है अपने 500 mm। और जो सेम में रहती है वो रहती है अपने 300 से 500 mm। इससे आगे आते हैं अपने केला में रहती है 1200 से 2200। केले में जो जलमांग रहती है 1200 से 2200 mm तक रहती है। और नींबू में रहती है 900 से 1200 mm। और अंगूर में रहती है 500 से 1200 mm। और अनानास में रहती है वो रहती है 780 से 1000 mm तक रहती है इसमें। और जो गोभी में रहती है वो रहती है 380 से 500 तक। और जो मटर में रहती है हमारे वो रहती है 350 से 500। और जो हमारे बाजरा में रहती है वो रहती है 250 से 350, इंपॉर्टेंट रहती है। और अरहर में रहती है 400 से 600। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर सकते हैं, इसको इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और इसमें जो इसके अंदर जो अपनी फसलों की जलमांग रहती है, इसमें फसलों की जलमांग अपने रहती है वो रहती है खरीफ और दालों की जलमांग रहती है। इसमें खरीफ और दालों की जलमांग रहती है वो रहती है सभी में, उनमें रहती है 300 से 350 mm तक रहती है। 300 से 350 mm तक रहती है खरीफ की दालों की जलमांग रहती है वो रहती है अपने 300 से 350 mm तक। तो अपने आगे चलते हैं इसमें।
इससे आगे अपने आता है वो आता है सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण। जलमांग से जो आगे आता है अपना टॉपिक वो आता है सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण। सिंचाई परियोजनाओं के वर्गीकरण के अंतर्गत अपने इसमें तीन वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसमें एक तो आता है वृहद, और दूसरा आता है वो आता है अपने इसमें मध्यम, तीसरा आता है वो आता है अपने इसमें लघु या छोटी। लघु या छोटी पेज है वो आएगी इसमें। तो फर्स्ट आता है अपने वृहद, और जो सेकंड आता है वो आता है अपने मध्यम, और तीसरा आता है लघु या छोटी। अब इसके अंतर्गत जो इनमें इनका क्षेत्रफल रहता है, कितने कितने हेक्टेयर के लिए कितनी कितनी लागत होती है वो आती है। यहाँ पर इनकी लागत आ जाएगी, यहाँ पे इनका एरिया जाएगा। तो ये अपने जो वृहद में रहता है वो रहता है, वृहद के अंदर रहता है वो रहता है 10,000 हेक्टेयर में, यानी कि जो 10,000 हेक्टेयर का है वो देखेंगे इसमें हेक्टेयर। और जो मध्यम में रहता है, मध्यम में आता है इसमें 2000 से 10,000 तक, 2000 से 10,000 तक, 10,000 हेक्टेयर तक आएगा इसमें। और इससे आगे आएगा, इसमें आएगा, इसमें जो प्रति हेक्टेयर में आएगा वो आएगा। और जो अपने लघु या छोटी है उसमें आएगा अपने, यानी कि 2000 से जो कम रहेगा, 2000 से कम प्रति हेक्टेयर। अब इनमें जो लागत होती है वो लागत अपने देख लीजिए। इसमें जो लागत आती है, इसमें जो वृहद में जो लागत रहती है वो रहती है अपने 50 करोड़ की रहती है इसमें लागत। और जो मध्यम में रहती है वो रहती है अपने 25 लाख से 25 लाख से, इसमें 25 लाख से 5 करोड़ तक रहती है इसमें। और जो तीसरा रहा अपने लघु या छोटी, उसमें रहता है 25 लाख तक लागत रहती है इसमें। 25 लाख तक लागत रहती है इसमें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अपने इससे आगे पढ़ेंगे। इसमें जलमांग को प्रभावित करने वाले कारक, इससे आगे पढ़ेंगे। इससे आगे आता है वो अपने आता है जलमांग को प्रभावित करने वाले कारक। जलमांग को प्रभावित करने वाले कारक वो अपने हैं इसमें। जलमांग को प्रभावित करने वाले कारक के अंदर आएगा वो आएगा इसमें, फर्स्ट तो आएगा इसमें फसल की प्रकृति। फर्स्ट आएगा वो आएगा अपने फसल की प्रकृति। फसल की प्रकृति के अंदर जो अपने इसमें है वो है कम जलमांग रहती है इसमें। जो कम जलमांग जो रहती है वो अपने कौन कौन सी अवस्थाओं में या कौन कौन सी स्टेज में रहती है वो रहती है। फर्स्ट ऑफ रहती है इसमें प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था, फिर आती है अपने इसमें परिपक्व अवस्था,
परिपक्वन अवस्था, इनमें कम जलमांग की आवश्यकता होती है अपने। इससे आगे आता है अपनी जो अधिक जलमांग रहती है वो अधिक जलमांग, अधिक जलमांग अधिक जलमांग अपने रहती है वो कौन कौन सी अवस्था में कौन सी स्टेज पर रहती है वो देखिए आप इसमें। कम जलमांग तो प्रारंभिक अवस्था और परिपक्व अवस्था में रहती है, और अधिक जलमांग रहती है वो रहती है अपने इसमें, एक तो रहती है वानस्पतिक वृद्धि के समय, वानस्पतिक वृद्धि, एंड आगे रहती है जो यानी जो अपने रहती है इसमें फलावस्था के समय, फलावस्था के समय इनमें अधिक जलमांग रहती है, अधिक जलमांग की जरूरत पड़ती है। तो ये भी आप देख लीजिए इसमें। आगे जो अपनी इसमें जलमांग को प्रभावित करने वाला कारक आता है वो आता है अपने मृदा, सोइल। जो सेकंड कारक आता है वो आता है अपने मृदा। मृदा के अंदर देखिए आप इसमें मृदा के भौतिक गुण पर निर्भर, जो मृदा के भौतिक गुण होता है उस पर निर्भर कम और कम उर्वरक मृदाओं में पानी की अवस्था होती है। यानी कि जो कम उर्वरक मृदाओं में पानी की आवश्यकता होती है वो अपने ज्यादा रहती है इसमें। आप इनको वन लाइन के तौर पर देख लीजिए एक बार, इसमें क्वेश्चंस बन जाते हैं इनमें कि जैसे इसमें क्वेश्चंस पूछ लिया जाए जैसे कि इसमें कम उर्वरक मृदाओं में पानी की आवश्यकता होती है, कम या ज़्यादा या कुछ अधिक, ज़्यादा या इनमें से कोई नहीं, तो अपने पूछ लिया जाता है। तो अपने इसमें देख लीजिए आप इसमें कम उर्वरक मृदाओं में यानी कि कम उर्वरक मृदाओं में पानी की आवश्यकता यानी कम उर्वरक मृदाओं में पानी की आवश्यकता होती है। जो कम उर्वरक मृदाओं में अपने पानी की आवश्यकता होती है वो अपने इसमें ज्यादा रहती है। जैसे पूछ लिया जाए कम उर्वरक मृदाओं में पानी की आवश्यकता होती है तो हो जाएगा ज्यादा। आगे आता है पौधों में वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है, यानी पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो ज्यादा होता है इसमें, और उर्वरक उपयोग से फसल पास्पोजन अनुपात वो कम होता है अपने। यानी कि जो उर्वरक उपयोग से उर्वरक यानी फर्टिलाइजर उनसे जो फसल वाष्पोत्सर्जन अनुपात होता है यानी फसलों का जो रेशियो जो अनुपात होता है वो अपने कम होता है। नाइट्रोजन उर्वरकों के प्रयोग से फसल में जलमांग बढ़ जाती है, यानी जो नाइट्रोजन्स उर्वरकों का प्रयोग करने से फसल में जलमांग बढ़ जाती है। आप इसको भी देख लीजिए। नाइट्रोजन्स उर्वरकों के प्रयोग से
प्रयोग से जलमांग बढ़ जाती है। ये पॉइंट अपने मोस्ट रहेंगे इसमें, देख लीजिए आप। आगे देखते हैं इसमें। सो फ्रेंड, मैंने जो आपको जलमांग से संबंधित रिलेटेड कुछ जलमांग को प्रभावित करने वाले कारक, ये 2 टॉपिक कराए इससे रिलेटेड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिए। कल जो अपना पार्ट इसका 3rd चलेगा उसके अंदर सिंचाई इरिगेशन पूरा समाप्त हो जाएगा। इसके अंदर कुछ पार्ट और बचा है इसमें, तो वो आपको और करवा दूंगा इसमें। तो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।